स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे ध्वनि क्लास 8 का साइंस का ये 14 चैप्टर ध्वनि, जो कि टर्म 2 में पूछेगा। ठीक है, टर्म 2 में इससे क्वेश्चन आएगा। तो टर्म 2 में जो भी क्वेश्चन आएगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका तैयारी करा रहे हैं। तो ये साइंस का ध्वनि चैप्टर है। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का है ना, 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। यानी 3 क्वेश्चन, एक 2 नंबरी, एक 3 नंबरी, एक 5 नंबरी, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो हो सके एक 5 नंबर में, एक 2 नंबर में आए, या एक 5 और एक 3 आए, या फिर 2 3 नंबर, एक 2 नंबर में आए। ठीक है, यानी 8 से 10 नंबर यहाँ से आपको फिक्स है। तो चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है ध्वनि से। पहले चैप्टर वाइज देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में जब एग्ज़ाम करीब हो जाएगा तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले एक वीडियो देंगे, सिंगल वीडियो। उसमें सारा सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन, सारा सब्जेक्ट में सारा चैप्टर का एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन रहेगा। उस वीडियो को देख के जाना है, एग्ज़ाम एकदम फर्स्ट क्लास जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्वनि मैथ भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैथ अभी थोड़ा सा इधर 9 क्लास का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा बिजी हो गए। तो मैथ को पूरा ही करेंगे, एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले पूरा कंप्लीट कर देंगे, टेंशन नहीं है लेना। कल से ही मैथ देना शुरू करेंगे। ध्वनि क्या है? देखिए, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। देखिए, ध्वनि क्या है अगर पूछ दे तो क्या कहेंगे? ध्वनि ऊर्जा है, एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों के श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है। हमारे कान जो है उसमें ये सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है, यानी सुन सकते हैं। ऐसा ये एक ऐसा एनर्जी है। ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कंपन से होती है। वयस्क पुरुष में वाक तंतु की सामान्य लंबाई क्या होती है? तो लगभग 2 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के लिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। महिला के वाक तंतु की लंबाई कितना होता है? तो 15 mm होता है ना। महिला का 15 mm और पुरुष का 20 mm। इसलिए पुरुष का जो आवाज़ होता है थोड़ा भारी होता है, एकदम भोंभा है ना। महिला का आवाज़ एकदम सुरीली होता है। तारत्व क्या है? तारत्व क्या है? तो देखिए, तारत्व वह गुण है जिससे हमारे कान पतले हैं, हमारे कान पतले और मोटे, तीक्ष्ण और कर्सर स्वरों की पहचान कर सकते हैं। तो तारत्व से ही मोटा आवाज़, तीक्ष्ण आवाज़ या कर्सर आवाज़, मैंने फाटल बाँस जैसा कि एकदम तीक्ष्ण छेनाल जैसे लड़के लोग बोलते हैं, और मोटका एकदम जैसे लड़का लोग का आवाज़ है। तो ये सब आवाज़ का पहचान होता है तारत्व से। ठीक है, कंपन के आयाम से क्या अभिप्राय है? इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? तो कंपमान वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर जिस अधिकतम दूरी तक जाता है उसे आयाम कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु कंपन कर रहा है, जैसे ये मान के चलिए ऐसा कंपन, ऐसा ये है, तो इसका जो हाईएस्ट ऊपर ऊंचाई गया यहाँ तक, तो ये इसका आयाम हुआ, या नीचे हाईएस्ट जो है वही उसका आयाम होगा। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। ठीक है, किसी दोलन के आवर्त काल से क्या अभिप्राय है? इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। तो एक दोलन पूरा करने के लिए लिया गया समय को आवर्त काल कहते हैं। ठीक है, एक दोलन, जैसे झूला झूल रहे, एक बार गए फिर वापस आए, एक हो गया, गए वापस आए, एक हो गया। तो जाके वापस आना मतलब एक दोलन पूरा हुआ। तो एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगा? यानी एक बार गनगना गए फिर वापस आए, इतना तक में कितना समय लगा, उसी को आवर्तकाल कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक सेकेंड होता है। समय की बात हो रही है तो सेकेंड होगा। ठीक है, दोलन की आवृत्ति से क्या अभिप्राय है? तो आवृत्ति क्या है? तो 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कै बार दोलन होगा, कै बार झूलिएगा ऐसा झूला, उसको कहेंगे क्या? आवृत्ति। समझाने के लिए झूला बोल रहे हैं ना। यहाँ आवाज़ की बात हो रही है, तो आवाज़ भी जो है ये साउंड वो क्या चीज़ से? कंपन से होता है ना। तो कंपन माने आगे पीछे इस तरह से, तो वही झूला जैसा होता है ना। तो इसीलिए झूला का एग्जांपल दे रहे हैं। तो प्रति सेकेंड होने वाले दोलनों की संख्या है ना, 1 सेकेंड में कई बार आ जा सके वही दोलन, यानी कई बार झूल सके, तो उसी को बोलते हैं आवृत्ति। इसका ऐसा मात्रक हर्ज होता है, HZ से लिखते हैं। ठीक है, हर्ज। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है? ध्वनि का प्रबलता जो है कंपन के आयाम पर, जितना ऊंचा आयाम रहेगा, जितना बड़ा आयाम उतना ऊंचा आवाज़, और जितना कम आयाम उतना कम आवाज़ है। ध्वनि के तारत्व किस कारक पर निर्भर करता है? तो तारत्व जो है, तारत्व यानी मोटा आवाज़ होगा कि पतला होगा, है वो किस पर होता है? तो कंपित वस्तु के आवृत्ति पर, आवृत्ति जैसा होगा उसके हिसाब से उसका तारत्व, यानी कि कैसा होगा? मोटा आवाज़ माने एकदम मोटा भाव भाव, या छनछनाल आवाज़ मतलब पतला एकदम, या फाटल बाँस जैसे। तो ये डिपेंड करता है क्या चीज़? आवृत्ति पर। ठीक है, निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? गिटार, कार का हॉर्न। तो किसका तारत्व अधिक है? तो कार का हॉर्न है ना, बहुत दूर बात है। मनुष्य कानों के लिए श्रोता प्रसार, श्रोता मतलब होता है बाबू सुनने का प्रसार, माने मनुष्य का कान, इंसान का कान कितना से कितना हर्ज
आवृत्ति वाला ध्वनि को सुन सकता है। तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति वाले ध्वनि को ही इंसान का कान सुन सकता है। 20 से कम रहे तो ना सुन पाएगा, 20,000 से ज़्यादा रहे तो भी ना सुन पाएगा। तो 20 से कम को बोलते हैं अश्रव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि। और 20,000 से ऊपर को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, 20 से कम याद रखिएगा अश्रव्य ध्वनि, 20,000 से ऊपर पराश्रव्य ध्वनि, और 20 से 20,000 जो है जिसको हम सुन सकते हैं उसको श्रव्यता प्रसार यानी श्रव्य ध्वनि कहते हैं। हाँ, तो श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो वही 20,000 से लेकर 20 से लेकर के 20,000। ठीक है, और अश्रव्य अभी बताएं 20 हर्ज से कम को अश्रव्य, पराश्रव्य भी बताएं 20,000 से अधिक को। ठीक है, शोर किसे कहते हैं? शोर, शोर हल्ला गुल्ला है ना, तो जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगेगा, अप्रिय लगे है ना, तो शोर कहते हैं। शोर किसी को सुनने में अच्छा थोड़ी लगता, अप्रिय लगता है, उसको शोर कहेंगे। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, तो ध्वनि की प्रबलता जो है उसका ऐसा मात्रक डेसिबल होता है, डीबी से लिखते हैं, डीबी। सुरीली ध्वनि किसे कहते हैं? तो जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे सुरीली ध्वनि कहते हैं। जो सुनने में एकदम मधुर लगे, जैसे मेरा आवाज़ मधुर लगता है ना। हाँ, मजाक कर रहे हैं। लघु उत्तरीय देखते हैं आप, 3 मार्क्स का 3 नंबरी क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जितना क्वेश्चन देखे वो 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 2 नंबर मिलेगा उसका वैसा क्वेश्चन से। अब 3 नंबर में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखते हैं। यदि कंपन वस्तु 5 सेकंड में 40 बार कंपन करता है, माने झूलता है, तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो दोलन की संख्या 50 दिया हुआ है, 50 बार, और सेकेंड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 5 सेकेंड। आवर्तकाल टी निकालना है। ठीक है, तो 50 दोलन को पूरा करने में लिया गया समय 5 सेकेंड है, तो एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय हो जाएगा 5/50। तो एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को न बोलते हैं आवर्तकाल। तो एक में कितना हो जाएगा? 5 सेकेंड में 50 हो रहा है, तो 5/50 कर देना है। ठीक है, तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो आवर्तकाल हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अब आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड में कई बार झूला है ना, कई बार दोलन किया। हाँ, तो 5 सेकेंड में दोलन 50 दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड में कितना? 50/5 हो जाएगा, यानी क्या कर रहे बाबा, 10 हर्ज है ना, तो 10 हर्ज या आवृत्ति हो गया 0.1 सेकेंड। ठीक है, और आवृत्ति आवर्तकाल 0.1 सेकेंड और आवृत्ति 10 हर्ज हो जाएगा। एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकेंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करते। कंपन का आवर्तकाल निकालना है। ठीक है, 1 सेकेंड में 40 बार कंपन फड़फड़ाती है पंख, कैसा है? आवृत्ति हो रहा है, आना जाना हो रहा है, मतलब आवृत्ति ये क्या हो रहा है? दोलन हो रहा है एक तरह से। तो उसमें बोला आवर्तकाल कितना होगा? तो आवर्तकाल बोलते हैं 1 सेकेंड में कई बार आवर्तकाल बोलते हैं, मैंने एक दोलन में कितना समय लगता है। ठीक है, तो 1 सेकेंड में वो 40 बार दोलन कर रहा है, मतलब फड़फड़ा रहा है। तो 1/40 बार नहीं, 400 बार, तो 1/400 कर देंगे तो 0.0025 सेकेंड आवर्तकाल है, यानी एक बार फड़फड़ा में इतना सेकेंड लग रहा है, 0.005 सेकेंड। ध्वनि की प्रबलता किसे कहते हैं और इसका आयाम से क्या संबंध है उसको देखना है। तो प्रबलता माने ऊंचा आवाज़ कितना, आयाम पर भी डिपेंड करता है ना। आयाम जितना बड़ा उतना ऊंचा आवाज़, उसी तरह प्रबलता जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आवाज़। ध्वनि तरंग की इकाई क्षेत्रफल में जितनी ऊर्जा होती है, इकाई क्षेत्रफल यानी एक निश्चित क्षेत्रफल में जितना ऊर्जा होती है वही ध्वनि की प्रबलता की माप होती है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब कंपित वस्तु का आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होता है, यानी धीरे धीरे। और जब कंपन वस्तु जो है उसका आयाम अधिक है तो उसका आवाज़ भी एकदम ऊंचा होता है। ठीक है, जो ध्वनि प्रबलता होती है तो ऊंची ध्वनि प्रबलता होती है। ठीक है, तो कम आयाम तो कम आवाज़, ज़्यादा आयाम तो ज़्यादा आवाज़, और यही कम और बेसी आवाज़ को डेसिबल कहते हैं। इसलिए एक दूसरे पर ये आश्रित डिपेंड है, मतलब एक दूसरे से संबंध है। श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो तब ये बताएं, ये तब ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको नहीं देखिए बार बार, तो कहिएगा। पराश्रव्य ध्वनि भी तभी बताएं, 20,000 से अधिक वाला को पराश्रव्य कहते हैं। लेकिन पराश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग लिखना है। तो पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का अनुसंधान और निदान के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। और उद्योगों में धातु तथा अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने के लिए, कोई धातु है, बहुत बड़ा बड़ा मेटल धातु रहता है, तो उसको कहीं पे क्रैक है, कहीं टूटा फूटा है, तो उसको चेक करने के लिए पराश्रव्य ध्वनि का
उपयोग करते हैं तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने के लिए, कितना मोटा है ये सब मोटाई को भी ज्ञात करने के लिए, बड़े बड़े धातु सबका मोटाई सबका है ना ज्ञात करने के लिए भी उपयोग करते हैं। शोर प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इससे क्या हानियां हैं? तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक शोर प्रदूषण में उपस्थित अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है। तो बहुत ज़्यादा अगर शोर हो तो बहुत सारी बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है, जैसे अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, अति तनाव में रहना, मतलब उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, चिंता और अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा अस्थायी रूप से कम हो सकता है, ठीक है, और सुनने की क्षमता भी कम हो सकता है, बहरा भी हो सकते हैं। आए बात समझ में? अगला प्रश्न बढ़ेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न उत्तर यानी कि 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसे प्रश्न को देखते हैं फटाफट। शोर और संगीत में क्या अंतर है? ठीक है, शोर और संगीत में क्या अंतर है? क्या सभी संगीत शोर बन सकते हैं? तो देखिए, शोर और संगीत में शोर क्या बोलते हैं? अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाले अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है ना, जो अप्रिय लगता है, नहीं ठीक लगता है, ठीक है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों का तेज तेज बोलना, है ना, कक्षा में जैसे पढ़ा रहे हल्ला करने लगता है, गनगना के ठोक देते हैं वैसे समय में, है ना, एकदम शोर सहाबन करता है, ठीक है। तो जो नहीं सहाता है ऐसा ध्वनि को शोर कहते हैं, ठीक है। हथौड़ा चलाना, जैसे कोई हथौड़ा से कोनो कूट रहा है या कोनो मशीन चल रहा है, बड़ा शोर ये सब है ना, एकदम अनियमित कंपन से उत्पन्न अप्रिय ध्वनि है, तो ये सब शोर कहलाता है। संगीत नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाले सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। नियमित कंपन माने सही से आवाज़ एकदम जा रहा है, बहुत सुंदर एकदम सुस्वर यानी स्वर के साथ, ऐसे ढंग को संगीत कहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि है। यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वो शोर का रूप ले धारण कर सकता है। बोला था क्या संगीत भी शोर का धारण रूप ले? हाँ, हो सकता है। अगर अंदाजे से एकदम पूरा हुमच के पूरा चारों तरफ एकदम बॉक्स लगा दिया, जैसे कुछ प्रोग्राम होता है उस समय, पूरा डीजे लगा दिया है, पूरा घर दलक जाता है, एकदम दरवाजा बजने लगता है, इतना जोर बजाता है, तो वो सब क्या है, वो प्रिय ध्वनि नहीं है, वो संगीत ना होकर के वो शोर हो जाएगा, ठीक है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाए, मैंने प्रदूषण कहाँ कहाँ से शोर प्रदूषण हो रहा है उसको देखना है। वाहनों की ध्वनि से विस्फोट, जिसमें पटाखा का फटना भी सम्मिलित है। मशीनों से उत्पन्न ध्वनि है ना, लाउड स्पीकर से ध्वनि, और ऊंची आवाज़ पर चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिशन रेडियो से उत्पन्न ध्वनि। रसोई घर के कुछ उपकरण है ना, जैसे का सीटी मारता है, क्या बोलते हैं, कुकर, अच के सीटी मारने लगता है तो सेरन करने लगता है, तो ये सब। और मिक्सर हो गया है ना, गनगना के घर घरा के चलने लगता है। कूलर, वातागुण, ये सब बोले का है। तो का शोर उत्पन्न करता है, आप लिख सकते हैं ये सब। वर्णन करें कि शोर प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो कैसे हानिकारक है, तो तभी तो बताए थे, दिन भर क्वेश्चन में आ जाता है, हटाओ इसको, तब ये बताएं, ठीक है, बार बार नहीं देखना है कि क्वेश्चन। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, एक प्रयोग का वर्णन कर इस कथन को पुष्टि करें। खिलौना ध्वनि संचरण माध्यम के लिए आवश्यकता है ना, माध्यम के लिए, यानी ध्वनि तो चलता है ना बबुआ, वो माध्यम में ही चलता है। ठोस, द्रव, गैस, 3 माध्यम होना चाहिए। ये 3 माध्यम होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो तीनों में से कोई भी माध्यम हो तब है आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, है ना। ऐसा बहुत कुछ सोचते हैं कि खाली हवा में आवाज़ जाता है ना, ना, ठोस में सबसे तेज आवाज़ जाता है, फिर द्रव में, तब हवा में, ठीक है, द्रव में कम, सबसे ज़्यादा ठोस में, हवा में, द्रव में। यानी कि कोई अवस्था है तभी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा। अब जहाँ हवा अगर ना हो या पानी ना हो या कोई ठोस ना हो तो वैसे स्थान में एक जगह से दूसरी जगह आवाज़ नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे स्पेस में, स्पेस समझते हैं, निर्वात जिसको बोलते हैं, या आसमान जिसको हम लोग कहते हैं, ऊपर देखते हैं ना आसमान, आसमान के ऊपर जहाँ पे हवा नहीं है तो वहाँ पे, यानी अंतरिक्ष कहिए, अंतरिक्ष में अगर 2 आदमी गए हैं तो वहाँ बोलिएगा कतनु तो नहीं सुनेगा दूसरा, क्या वहाँ हवा नहीं है ना। तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए था, हवा, पानी या ठोस, कोई तो माध्यम ना रहे, ये तीनों में से कोई, तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचेगा, ठीक है। हाँ, अब कहिएगा कि ठोस में का जैसा बोलेंगे, तो बोलना नहीं है ठोस में। जैसे कि ये है, इसको यहाँ पे इसे मारिएगा तो ये ऊपर बहुत लंबा ये तार जैसे जोड़ा हुआ बहुत दूर तक, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा आवाज़, है ना, ऐसा सुन रहे, बहुत दूर तक चल जाएगा। ठोस में इसे कान करिएगा ना, तो जैसे रोड के किनारे बड़ा ऐसा घेरा दिया हो रहा था का बॉर्डर पूरा लोहा वाला, उसमें देखिए ऊ कोना में कोई अगर खरोच कर रहा है थोड़ा सा, तो ऊ कोना बहुत दूर में है, 1 किलोमीटर दूर में है, वहाँ भी कान लगाइएगा तो वहाँ सुनाई देगा, है ना। तो ठोस में बहुत तेज आवाज़ आता है।
तो इसका बोला है प्रयोग से दर्शाना है, प्रयोग से हमको इस पुष्टि करना है इस बात का। तो प्लास्टिक या चाय पीने वाला 2 कप लेते हैं, इसके बीच में छोटा छिद्र कर बनाते हैं, लगभग 10 मीटर लंबा धागा लेते हैं, धागे के दोनों ओर छोर के को बाहर के छिद्र में घुसाते हैं, धागे के छोर पर एक पतले पिन को बांधते हैं जिससे धागा निकल ना सके। 2 छात्रों को धागे के एक दूसरे छोर पर पकड़कर खड़ा होने को कहते हैं, धागा के तना हुआ रखते हैं माने एकदम टाइट। एक छात्र को कप में धीरे से बोलने को कहते हैं ना, मतलब वही पहले ज़माना वाला फ़ोन है ना, तार धागा से जोड़ कर ऐसा ऐसा धागा जोड़ा हुआ और कप है सब, तो कपवा में बोलिएगा ना तो धागवा से आवाज़ वह पहुँच जाता है, मतलब ठोस से आवाज़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ बोलिएगा बहुत दूरे में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बोलिएगा ना तो वहाँ सुना जाएगा, कानवा में सुनेगा, तो ठीक है। तो ये क्रियाकलाप है। दूसरे को कप को कान में लगा कर सुनने कहते हैं। तो हम पाते हैं कि एक छात्र की ध्वनि दूसरे के कान तक आसानी से पहुँच जाता है, ठीक है, का तरवा के जरिए, वो धागा के जरिए, है ना। तो कोई भी ठोस होता आवाज़ वहाँ पहुँचता है, ठोस से एक दूसरे जगह आवाज़ जा सकता है। इससे निष्कर्ष निकलता है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, एक तो आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति को परिभाषित करें, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 5 नंबर में आयाम देखिए, कंपित करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जा रहा है कोई कंपन हो तो ऊपर जब ज़्यादा से ज़्यादा या नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जितना विस्थापन हुआ उसी को आयाम कहते हैं। इसका ऐसा मतलब मीटर होता है। आवर्तकाल कंपन करती वस्तु के एक पूर्ण कंपन यानी एक बार कपने में जितना समय लगता है ओकरा को क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। इसका ऐसा मतलब सेकंड होता है। तभी इसका छोटा छोटा रूप देखे थे। अगर एक को डिफिनेशन पूछेगा तो 2 या 3 नंबर में, और एक बार तीनों पूछ दिया, तीनों चारों को, तो 5 नंबर देगा, ठीक है। आवृत्ति क्या है, तो कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कई बार कांपता है उसको आवृत्ति। देखना दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, 1 सेकंड में कई बार कांपेगा तो उसको आवृत्ति, और एक बार कांपने में कितना सेकंड लगेगा तो आवर्तकाल। एक दोलन में कितना समय लगेगा, आवर्तकाल। और 1 सेकंड में कई बार दोलेगा, कई बार दोलन करेगा, झुकेगा, झूलेगा, उसको आवृत्ति, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसका हर्ज, उसका सेकेंड, उसमें सेकेंड का बात हो रहा है कि एक में कई सेकेंड लग रहा है और इसमें 1 सेकंड में कई बार दौड़ रहा है, ठीक है। वो अगला है आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती, माने चमकता जो है वो पहले दिखाई देती है, जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई। पहले लवकता है तब गरजता है, कहे तो देख लवकता है तो प्रकाश का चाल ध्वनि की चाल से तेज होता है, इसलिए प्रकाश का जो है जल्दी दिख जाता है, और ध्वनि को आने में तनिक ना देरी लगता है ना। कहा है कि ध्वनि और प्रकाश में देखा जाए तो ध्वनि बहुत तेज चलता है प्रकाश के हिसाब से, ठीक है। इसीलिए पहले ध्वनि नहीं, प्रकाश तेज चलता है ध्वनि के हिसाब से, इसलिए पहले प्रकाश दिखता है, लवकना दिखता है, उसके बाद फिर गरजना सुनाई देता है, ठीक है। आकाश में तड़ी तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। माने एक के बार दोनों, गरजता भी है, लवकता भी एक के बार है, लेकिन पहले लवकन दिखेगा तब गर्जन, काहे कि लवकन में लाइट होता है। हमें तड़ित माने वही लवकता जो है वो पहले दिखाई देती है, जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है, क्योंकि तड़ित की चमक की चाल 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, प्रकाश का चाल इतना ही है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है निर्वात में प्रकाश का चाल। गर्जन की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, मानो उसका आवाज़ का चाल है 332 मीटर पर सेकंड से बहुत अधिक है ना। तो जब में देखिए 332 मीटर पर सेकंड है ये आवाज़ जो है उसका चाल, और ये जो है ये 3 करोड़ कितना है भाई, 8 को जीरो में कितना होता है, अरब खरब है, इतना मीटर पर सेकेंड है, तो बहुत ज़्यादा अंतर है ना। ये 300 कहाँ और करोड़ है, करोड़ में है, तो फर्क है। तो इसलिए जल्दी दिखेगा प्रकाश, है ना। तो इसी कारण पहले लौकन दिखेगा यानी चमक दिखेगा, तड़ित दिखेगा, उसके बाद आवाज़ आता है थोड़ा देर में। अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो तभी बताए थे क्यों, हवा नहीं है ना, क्योंकि चांद पर ना कोई हवा है ना कोई वायुमंडल है, चांद की सतह पर खाली जगह है, ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता है। तो ध्वनि की संचरण खाली जगह में नहीं होगा, जहाँ हवा या ठोस ना हो तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि ध्वनि की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे का आवाज़ को नहीं, चांद पर नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का क्वेश्चन। उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में आए तो लाइक और कमेंट करिएगा, और वीडियो को हमको लगा होगा तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वायु और जल प्रदूषण लेकर के, उसके बाद और भी सब देखेंगे। घबराना नहीं है, एग्ज़ाम से पहले आपका एग्ज़ाम की पूरी तैयारी होगा, बस मैथ को रिविज़न करते रहिए, बाकी
याद करते रहना है। नहीं तो साइंस को तो इतना समझाएं कि आराम से एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। सोशल साइंस को भी वही से बता देंगे, एक बार में हो जाएगा, एक दो बार देखिएगा तो, है ना। टेंशन ना को लेने का। ऐसे भी 40 नंबर का तो एग्ज़ाम लिखे लिए हैं, पास हो ही जाइएगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। ठीक, थैंक्स।